नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो आज का वीडियो जो हम लेकर आए हैं यूपीएसआई एग्ज़ाम 2025-26 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो डीबीपीएसटी के लिए होगा और डीबीपीएसटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे उनके बारे में आज के वीडियो में हम बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीएसआई 2025-26 एक्सपेक्टेड कट ऑफ और डीबीपीएसटी, यानी डीबीपीएसटी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी मेल और फीमेल में। यानी कि मेल की कंडीशन की बात करें तो अनरिजर्व अगर कैटेगरी होगी तो आपको जान लीजिए 130 से 135 क्वेश्चंस। यहाँ भी देखिए नंबर्स के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर क्वेश्चंस के बारे में बात हो रही है। तो अगर आपका अगर अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 130 से 135 क्वेश्चन के बीच में आपका प्रश्न अगर सही होता है तो आप डीबीपीएसटी के लिए बुलाए जा सकते हैं। और ये सारे कट ऑफ जो बताए गए वो एक्सपेक्टेड हैं, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, एक दो क्वेश्चन ऊपर एक दो क्वेश्चन नीचे हो सकते हैं। तो प्लस माइनस की कंडीशन आप देख सकते हैं कि एक दो क्वेश्चन ज्यादा हो सकता है, दो क्वेश्चन कम हो सकता है, इन दोनों के बीच में रखा गया है। तो आज ली कि अगर 130 से 125 के बीच में आपका क्वेश्चन सही होता है अनरिजर्व कैटेगरी में तो आप डीबीपीएसटी की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको तो हालांकि एग्जाम तो काफ़ी दिन पहले हो चुका है, लेकिन मैंने ये वीडियो लेट बनाया कि यूट्यूब पे बहुत सारे मतलब आप लोग के कट ऑफ देखने को मिल रहा था। तो अब देखा जाए तो मेरे हिसाब से, या फिर मैं जितना भी मैं देख सका हूँ वीडियो, उसके हिसाब से देखा जाए तो 130 से 135 के बीच में अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ होगी। अब वो भी डीबीपीएसटी के लिए रनिंग के लिए बुलाए जाएंगे आप लोग। ओबीसी की कट ऑफ होगी 125 से 130 के बीच में होंगी, जो रिजर्व ओबीसी कैटेगरी में आएंगे, रिजर्व कैटेगरी जिसको बोला जाता है, ओबीसी कैटेगरी में आएंगे, जिनकी 125 से 130 के बीच में अगर क्वेश्चन सही होते हैं तो आप डीबीपीएसटी के लिए बुलाए जाएंगे। हो सकता है बुलाया जाए। देखिए 125 से 130 अभी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन बाकी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। तो आप मान के चलिए कि 125 से 130 के बीच में अगर आपका क्वेश्चन सही होता है, ओबीसी कैटेगरी में है, तो आप रनिंग की तैयारी कर लीजिए, डीबीपीएसटी की तैयारी कर लीजिए। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग सेम कट ऑफ होने की उम्मीदें हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ज़्यादा कम बेसी हो सकते हैं, लेकिन ये लगभग दोनों सेम होते हैं। बात करते हैं एससी एसटी के लिए तो 120 से 125, ये मेल की कंडीशन की बता रहे हैं। 120 से 125 का अगर क्वेश्चन आपका सही होता है, अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप अपनी डीबीपीएसटी की तैयारी, रनिंग की तैयारी करना चालू कर दीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा समय नहीं बचा है। क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है जिसमें कहा गया है कि अब मई के फर्स्ट वीक में प्रस्तावित किया जा चुका है आयोग द्वारा कि आपका डीबीपीएसटी यानी यूपीएसआई 2025-26 की जो डीबीपीएसटी होगी वो डीबीपीएसटी मई के फर्स्ट वीक में प्रस्तावित होगी, यानी 10 तारीख से पहले ही आपकी डीबीपीएसटी हो जाएगी। अगर इस अनुमान से देखा जाए तो एक हफ्ते बाद या फिर एक हफ्ते 10 दिन के बीच में ही आपकी रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। तो आप लोग पहले से तैयार रहिए। अब हम बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे 125 से 130 क्वेश्चन। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आप तैयार रहिए डीबीपीएसटी के लिए। देखिए हो सकता है ये फाइनल मेरिट भी हो जाए फीमेल कैटेगरी में, लेकिन मेरे हिसाब से ये अनरिजर्व कैटेगरी बात करते हैं कि फीमेल में अगर अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो मान के चलिए कि आपका 125 से 130 क्वेश्चन अगर सही इनके बीच में अगर सही होता है, देखिए 125 भी सही होगा तब भी आप रनिंग और फिजिकल की तैयारी करना चालू कर दीजिए। बात करते हैं ओबीसी के लिए। ओबीसी 120 से 125 होंगे और ईडब्ल्यूएस 120 से 125, दोनों की कैटेगरी सेम होती है। दोनों कैटेगरी मतलब दोनों के लगभग कट ऑफ, आप जितने भी एग्जाम दिए होंगे देखे होंगे आप लोग कि दोनों के कट ऑफ लगभग सेम होते हैं। एक क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है, तो मैंने लिखा नहीं, आप ये मान के चलिए कि एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। बात करते हैं एसटी एससी के लिए 115 से 120 क्वेश्चन कट ऑफ जाने की उम्मीदें हैं। तो आप जान लीजिए कि अगर इन कट ऑफों के बीच में, अगर आपका इन क्वेश्चनों के बीच में आपका क्वेश्चन अगर सही है तो आप मान के चलिए कि आप डीबीपीएसटी के लिए बुलाए जाएंगे और अपनी रनिंग की तैयारी कर चुके हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जितने बच्चे हैं सब ये मान के चलते हैं कि कट ऑफ हायर जाएगी। अभी तक यूट्यूब पे तो यही चल रहा था कि हायर कट ऑफ दिखाया जा रहा था। तो अगर हायर कट ऑफ अगर मान के चलते हैं लेकिन कट ऑफ अगर नीचे आ गई तो आप क्या करोगे? तो आप तो पहले ही हार गए कि नहीं मेरा नहीं होगा। इस कंडीशन से क्या होगा, आप डीबीपीएसटी में अच्छा नहीं कर पाओगे, फिर रनिंग अच्छी नहीं कर पाओगे, आप पहले से छट जाओगे। तो इसलिए आप मान के चलिए मेरे हिसाब से जो ओवरऑल कंडीशन बनती है इन सब का देखा जाए, इन सब के बाद मतलब इन सभी कंडीशनों को देखा जाए तो अगर 160 में से अगर 125 क्वेश्चन आपका सही है तो आप अपने फिजिकल रनिंग की तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। 125 क्वेश्चन आप सही करते हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर 125 क्वेश्चन आपका सही है 160 में से, तो आप अपनी रनिंग की तैयारी चालू कर दीजिए। क्योंकि कट ऑफ अभी भी आप डीबीपीएसटी में कुछ लोग बच्चे छट जाते हैं, फिर रनिंग में कुछ बच्चे छटते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से कि 160 में से 125 क्वेश्चन आपका अगर सही होता है तो आप डीबीपीएसटी के लिए बुलाए जाएंगे। आप अपनी रनिंग की तैयारी चालू कर दीजिए।
क्लियर है? ये तो था कट ऑफ की बातें। अब हम बात करेंगे डीबीपीएसटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, और बहुत सारे बच्चों का प्रश्न होता है कि क्या ऐसा होगा कि नहीं, सबके बारे में बात करते हैं। आज ही की वीडियो में क्लियर कर लेते हैं कि ये डीबीपीएसटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। चलिए बात करते हैं डीबीपीएसटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होता है। चलिए बारी बारी सबकी बात करेंगे हम, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं डीबीपीएसटी के लिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, देखिए सारा डिटेल में बताऊंगा बहुत अच्छे से, आप लोग बहुत वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिएगा, क्योंकि कभी कभी ना लोग भूल जाते हैं कि हमको डीबीपीएसटी में क्या लेके जाना है। तो आप चल लीजिएगा, जैसा कि मैंने बताया अभी जस्ट वीडियो में पहले मैंने बताया कि डीबीपीएसटी की जो डेट है वो प्रस्तावित हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें ये बताया गया है कि मैं बार बार अप्रैल बोल रहा हूँ, मई के फर्स्ट वीक में आपकी डीबीपीएसटी होने की पूरी संभावना है। तो आप पहले से अपनी डीबीपीएसटी के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं वो आप इकट्ठा करना चालू कर दीजिए। तो पहले बात करें, पहली कंडीशन जो बनती है वो है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब ये हुआ कि जो आपने एसआई का फॉर्म 2025 में भरा था सितंबर अक्टूबर के महीने में, तो उस फॉर्म को आप अगस्त सितंबर के महीने में शायद आया था, तो आप उस फॉर्म को आप अपने पास पीडीएफ में रख लेंगे। पीडीएफ क्या, आप हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट करा लेंगे, वो फॉर्म जरूरी है। कुछ बच्चों के पास फॉर्म होगा, कुछ बच्चों के पास फॉर्म नहीं होगा। जिनके पास नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कुछ दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा डीबीपीएसटी की, अगर एडमिट कार्ड जारी हो जाएगी तो एडमिट कार्ड के दौरान आप लॉगिन करके उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर्म पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन होगी एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड, तो आप लोग सोच रहे होंगे सर एडमिट कार्ड के बारे में बात करें। एडमिट कार्ड वो एडमिट कार्ड नहीं जो आप पेपर दे चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, उस एडमिट कार्ड के बारे में बात नहीं हो रही है। उस एडमिट कार्ड के बारे में बात होगी जो डीबीपीएसटी के लिए जारी किया जाएगा। मतलब डीबीपीएसटी के लिए जारी किया गया एडमिट कार्ड जो होगा वो आपको ले जाना अनिवार्य होगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म भी ले जाना, देखिए अनिवार्यता मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। अगर ये आपके पास नहीं रहता तो आप बाहर होने की पूरी संभावना आप ले सकते हैं, यानी आप बाहर हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन आपके एप्लीकेशन फॉर्म की हो गई। तो एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ कैसे होगा, मान लीजिए कुछ बच्चों के पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होंगे तो कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आप अपने रजिस्ट्रेशन आईडी से लॉगिन करके उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीपीआरबी के ऑफिशियली वेबसाइट पे जाकर आप लोग कर सकते हैं ऐसा। चलिए तो अब दूसरा काल है, दूसरा जो डॉक्यूमेंट होगा इंपॉर्टेंट वो है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कौन सा वाला, जो डीबीपीएसटी के लिए चाहिए, मतलब डीबीपीएसटी के लिए जारी किया गया जो एडमिट कार्ड होगा, रिजल्ट आएगी, रिजल्ट के बाद अगर उस लिस्ट में आपका नाम होता है तो कुछ दिन बाद आप डीबीपीएसटी के लिए जाएंगे तो वो एक एडमिट कार्ड जारी किया जाता है कि कहाँ आपका डीबीपीएसटी होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके एडमिट कार्ड को लेके चलना है। तीसरी कंडीशन में बता रहा हूं, आईडी कार्ड। कोई भी एक आईडी कार्ड आपके पास होनी चाहिए। मेरे हिसाब से आधार कार्ड ज़्यादा अच्छा है, आधार कार्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे हिसाब से आधार कार्ड आप लेके जाइए क्योंकि वो ज़्यादा वैलिड माना जाएगा। लेकिन आप आईडी कार्ड में कोई भी ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं, आधार कार्ड ले सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप आधार कार्ड जरूर लेके जाइएगा। क्लियर, तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन की बात करें तो फोटो आपके पास होनी चाहिए। आपके पास फोटो कम से कम 4 होना चाहिए। बात समझ में आई? कम से कम आपके पास 4 फोटो होने चाहिए, और खासकर वो फोटो जो एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के दौरान आपने लगाया था एज ए लाइव फोटो के दौरान। अगर वो नहीं होता है तब आप दूसरा कोई लेके चलिए, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि उसी फोटो को लेके जाएं जिस फोटो को लाइव फोटो में आपने फॉर्म भरते समय लगाया था। क्लियर, उसी फोटो का बनवा लीजिए। कम से कम आपके पास 4 फोटो होने चाहिए। अब बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैं बात कर रहा हूं 5वीं कंडीशन की। देखिए 4 हो गए, 5वीं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जान लीजिएगा आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र,
आप लोग यूपी डोमिसाइल, जैसे आप लोग फॉर्म भरते समय आपने लिखा होगा डोमिसाइल अगर यूपी में है तो आपने उस निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक भी भरा होगा, किस डेट को जारी किया गया था वो भी भरा होगा। कब भरा होगा? जब फॉर्म भरते समय आपने टिक किया होगा कि आप यूपी डोमिसाइल हैं, क्या आप यूपी के निवासी हैं। अगर हाँ किया होगा तो आपको डीबीपीएसटी के दौरान उस निवास प्रमाण पत्र को दिखाना होगा। अगर वो काफी पुराना होता है तो अभी आपके पास टाइम है, आप नया बनवा लीजिए निवास प्रमाण पत्र। उसको पुराने वाले को भी लेके जाइएगा, नए वाले को दोनों लेके जाइएगा साथ में। जान लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने वहां टिक किया है कि आप यूपी के डोमिसाइल हैं। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा सारे डॉक्यूमेंट। छठे की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र का मतलब ये हो गया कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट ये अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है, मतलब जो जनरल में आते हैं उनके लिए जरूरी नहीं है, उनके लिए है ही नहीं। ईडब्ल्यूएस के लिए जरूरी है, एसटी एससी के लिए जरूरी है, ओबीसी के लिए जरूरी है। इन 3 रिजर्व कैटेगरियों के लिए जाति प्रमाण पत्र की जरूरत है, जो आप फॉर्म भरते समय वहां टिक किए थे और उस फॉर्म भरने में के दौरान जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक भी दिए थे और किस डेट को जारी किया गया था वो भी आपने बताया था, फॉर्म भरते समय लिखा भी था। तो उसी जाति प्रमाण पत्र को ज्यादा पुराना है तो आप नया एक बनवा लीजिए, आपके पास 1 हफ्ते में बन के तैयार हो जाता है। आप लोग अभी पास समय है आपके लोग के पास, आप बनवा लीजिए। बनवाने के बाद उस जो पुराना आप भरे थे फॉर्म में वो भी लेके जाइएगा और जो नया वाला है वो भी लेके जाएंगे, दोनों कंडीशन जान लीजिएगा। 7वें की बात करें तो जाति प्रमाण, देखिए मैं बारी बारी बता रहा हूं जाति प्रमाण। तो अब बात करते हैं हाई स्कूल, मतलब 10th की मार्कशीट, मार्कशीट और प्रमाण पत्र। ध्यान रखिएगा 10th की मार्कशीट यानी हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए। कुछ लोगों का है ना कि काफ़ी जो लास्ट कैटेगरी जो मतलब 30 साल के ऊपर वाले मांगे थे, तो कुछ लोगों का क्या होगा कि उनकी मार्कशीट अलग होगी और सर्टिफिकेट अलग होंगे। तो आप जिनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग हैं वो दोनों लेके जाएंगे। अगर जिनकी सर्टिफिकेट मार्कशीट एक ही में है तो उनको तो पता है कि एक ही लेके जाना है, तो आप 10th की मार्कशीट भी लेके चलेंगे और उसका प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट भी लेके चलेंगे, जिसको हम सनद बोला जाता है। बात करते हैं 8वां। तो आपको 8वां पता है कि आपका क्या है, इंटर की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट। चलिए इंटर की मार्कशीट जरूरी है, मतलब आप सोचिए कि हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, इंटर की मार्कशीट हो गई। आप इंटरमीडिएट की मार्कशीट में तो सबका एक ही होगा, जिसमें नंबर्स भी होंगे, सर्टिफिकेट भी होंगे, दोनों एक ही होगा। तो आप सर्टिफिकेट भी लिख सकते हैं, मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको लेके जाना जरूरी है। प्रमाण पत्र लिख लीजिए, ठीक। तो इन सबको लेके जाना है। 9वां आपका है ग्रेजुएशन, मतलब स्नातक या ग्रेजुएशन की डिग्री। ध्यान रखिएगा अभी आप लोग समझ नहीं पा रहे हो डिग्री क्या है, दोनों की डिग्री चाहिए। ग्रेजुएशन है आप किसी भी डिसिप्लिनरी, आपने किसी इंस्टीट्यूट से या किसी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जो आप फॉर्म पर भरे हैं कि हमने ये कोर्स किया है ग्रेजुएशन में, तो आपके पास उसकी डिग्री होनी चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है आपके लिए, ध्यान रखिएगा कि सर डिग्री की क्या कंडीशन। तो डिग्री का मतलब ये उसमें लिखा रहता है कि आप प्रमाणित किए गए हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, वो डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री उपलब्ध नहीं है तो आप प्रोविजनल डिग्री लीजिए। प्रोविजनल डिग्री पे जिस भी यूनिवर्सिटी का है उस पे आप उस फैकल्टी में जाकर उससे अटेस्टेड करा लीजिए। अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री भी नहीं है तो आप जिस कोर्स से बिलोंग करते हैं उस कोर्स का लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर का सर्टिफिकेट ले जाकर, उस सर्टिफिकेट का मतलब मार्कशीट, उस मार्कशीट ले जाकर उस पर आप अपने डिपार्टमेंट से, अपने विभाग से अटेस्टेड करा लेना है। अटेस्टेड का मतलब है साइन और मुहर करा लेना है कि ये पता चल सके कि आप वहां से पास आउट हुए हैं, क्योंकि डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बात समझिएगा, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कोशिश करिए कि डिग्री निकलवा लेंगे। डिग्री में कोई नाम, बस नाम और पिता का नाम होता है कि आप इस जगह से इस साल में पास आउट हुए हैं, वही डिग्री होती है। प्रोविजनल भी होता है, और ध्यान रखिएगा प्रोविजनल डिग्री मतलब एक डुप्लीकेट की तरह काम करता है। लेकिन आप मेन वाली डिग्री होती है जो यूनिवर्सिटी से मिलती है, उसको भी प्रयास करिए कि निकाल लें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। और ये आप जान लीजिएगा कि अगर बाय चांस अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत रहिएगा।
आप प्रोविजनल डिग्री होगी उस पे डिपार्टमेंट में जाकर, अपनी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में जाकर मोहर साइन करवा लेंगे। और अगर वो भी नहीं होता है आपके पास, तो आप लास्ट सेमेस्टर की जो लास्ट ईयर की सर्टिफिकेट होगी या लास्ट सेमेस्टर की जो मार्कशीट होगी, उस मार्कशीट के जेरॉक्स कॉपी पे या मार्कशीट पे जाकर अटेस्टेड करा के आ जाना, नहीं मतलब मोहर साइन करा के आ जाना है, वो मान्य हो जाएगी। क्लियर है? इतना हो जाने के बाद देखिए 9 हो गए, 9 ये आपके पास होने चाहिए। चलिए अब इसमें सवाल ये बनता है कि इतने डॉक्यूमेंट होने के बाद भी आप कभी दिक्कत नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपके नाम में गड़बड़ी हो, बहुत बच्चों का ये प्रश्न है कि अगर सर मैं छट जाऊंगा कि क्या हो जाऊंगा, ये बहुत सारे दिमाग में बच्चों को चलता है कि नाम में गड़बड़ी है, ग्रेजुएशन में अलग ना हो गया, माता पिता के नाम में डिस्टर्बेंस हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, टाइटल चेंज हो गए, बहुत सारी बातें होती हैं जो मतलब ये बच्चों के मन में होता है कि मैं छट तो नहीं जाऊंगा, मैं बाहर तो नहीं हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, बस एक काम आपको करके जाना है। 2 चीज़ें होती हैं अगर नाम में गड़बड़ी होती है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, ID कार्ड, फोटो, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री। तो ये एक चीज़ और जान लीजिए जो मैंने बता रहा था डाउट्स के बारे में, मतलब नाम में गड़बड़ी के बारे में। अगर किसी बच्चे का हाई स्कूल में पिताजी का नाम कुछ और, इंटर में कुछ और, लेकिन आगे हाई स्कूल के लेके नाम के चल रहा है, तो इंटर हाई स्कूल में डिफरेंस है, उसके लिए 10 रुपये की आपको एफिडेविट पे ये प्रमाणित कराना है कि मेरे पिताजी का नाम जो हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में है और जो इंटर के प्रमाण पत्र में है दोनों सेम है। उसमें अगर किसी प्रकार से अगर भिन्नता पाई जाती है तो उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँगा। ऐसा एक सर्टिफिकेट एफिडेविट वकील के संबंध से आप तहसीलदार से इशू करा सकते हैं, जिसमें नोटरी करा लेना है। अगर वो करा लेते हैं तो आपका वो वैलिड हो जाएगा कि आप सही हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया एफिडेविट के बारे में। दूसरी होती है कि अगर ऐसी कोई गड़बड़ी होती है, आयोग एक अंडरटेकिंग फॉर्म देता है। अंडरटेकिंग का मतलब यह है कि अगर कुछ परेशानी होगी तो आप खुद जिम्मेदार होंगे, आयोग उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। लेकिन अंडरटेकिंग फॉर्म आप परेशान मत रहिएगा, आप सबसे अच्छा क्या पहले से ही एफिडेविट बनवा के लेके चलेंगे कि दोनों नाम सेम है, चाहे स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी, चाहे टाइटल में चेंज होगा, चाहे नाम में गड़बड़ी होगी। अगर वो नहीं सुधर पाया है कोई दिक्कत नहीं है, आप एफिडेविट बनवा के लेके जाएंगे, वो वैलिड होगी, वो मान्य होगी, आपकी DVPST हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतना जान लीजिएगा, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। पहली कंडीशन एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, ID कार्ड, फोटो और निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री। एक चीज और, अगर इतना सब कुछ करने के बाद आपके पास इसमें 2 बातें और हैं। पहला, सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं। पहली कंडीशन, सारा मतलब ओरिजिनल, मतलब जो आपको मार्कशीट आयोग से मतलब 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, ग्रेजुएशन, जाति प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए एक पूरी कंडीशन में। दूसरी, सबका 2-2 फोटो कॉपी होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, फोटो, आप ID कार्ड के 2 फोटो कॉपी, निवास प्रमाण पत्र के 2 फोटो कॉपी, जाति प्रमाण पत्र के, 10th के, इंटर के और ग्रेजुएशन के, इसके 2-2 फोटो कॉपी अलग से आपके पास एक सीक्वेंस में तैयार होना चाहिए। आपका सीक्वेंस कुछ ऐसे ही होगा। एप्लीकेशन फॉर्म होगा, एडमिट कार्ड मान लीजिए पहले हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म होगा, फिर ID कार्ड होगा, फिर फोटो मान लीजिए अपने पास रखे रहेंगे आप, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हाई स्कूल, इंटर और स्नातक। आप इसमें जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र लास्ट में हो सकता है और ये हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन पहले हो सकती है मार्कशीट। क्लियर है? अगर आप जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र अगर लेके नहीं जाते हैं तो आपको कैटेगरी वाइज आपके पास मतलब दिक्कत हो जाएगी, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। या तो आप अंडरटेकिंग फॉर्म भरवा देंगे या तो आयोग छाट सकता है, कुछ भी कर सकता है। दोनों कंडीशन में अगर अच्छे होंगे तो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म भरवा के कुछ दिन का समय दे देगा। दूसरी कंडीशन बात करते हैं हाइट मेजरमेंट की बात करें तो आपको पोस्चर सही रखना है। पोस्चर का मतलब जो आप पोजीशंस होगी, जो आपका स्थिति होगी खड़े रहने की, वो एकदम नॉर्मल होगी। आप जल्दीबाजी में सीना चौड़ा करके नहीं खड़ा होना है। आप बहुत अस्थायी, जैसे आप नॉर्मल समान रूप से खड़े होते हैं उसी तरह खड़े होकर आपकी नपाई होगी। क्लियर है? तो मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहा था। दूसरी कंडीशन है कि नाम में गड़बड़ी, फिर से मैं बता रहा हूं, देखिए नाम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है, जिस भी सर्टिफिकेट में ऐसा होता है जो आपको सही है, उन दोनों के लिए आपको एफिडेविट बनवा लेनी कि दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है। बस आपका सारा काम हो जाना है।
चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी, डाउट होंगे कि सर ये फिर से बता दीजिए, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, हम उस पर फिर से वीडियो बनाकर आपको समझा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें और इन डॉक्यूमेंट को बहुत जल्दी आप इकट्ठा कर ले। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर नया नहीं है तो बनवाने का पूरा प्रयास करें। अगर किसी भी स्टूडेंट का आधार कार्ड में नाम गड़बड़ है तो अभी मौका है सुधरवाने का, क्योंकि वो सुधर जाता है। क्लियर है? तब तक के लिए धन्यवाद।